हेलो गाइस। मैं हूं आपकी एजुकेटर माया किच्ची और मैं लेके आई हूं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर सेल बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम डीएनए के टाइप्स, डीएनए के प्रकार और डीएनए के बायो प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डीएनए जो है उसका जो टाइप है उनका एक कंपेरेटिव टेबल में डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह के डीएनए देखने को मिलते हैं। छोटा सा शॉर्ट सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूँ जो डीएनए होते हैं वो ए बी सी डी जेड टाइप के होते हैं। जिसके अंदर मैं बात करूँ जो ए डीएनए होता है उसकी साइज माइक्रो होती है, बी डीएनए सी डीएनए और डी डीएनए की साइज जो होती है वो मीडियम होती है और जेड डीएनए बहुत लार्ज होता है। फिर अगर मैं डायमीटर की बात करूँ तो ए डीएनए का डायमीटर जो होता है वो 22 एंगस्ट्रॉम होता है, बी डीएनए का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, सी डीएनए का डायमीटर 19 एंगस्ट्रॉम का होता है और डी डीएनए का डायमीटर 19.5 एंगस्ट्रॉम का होता है। जेड डीएनए का डायमीटर मतलब व्यास जो होता है वो कितना होता है 18.5 एंगस्ट्रॉम होता है। फिर अपन बात करते हैं कि जो उनका हेलिक्स रोटेशन होता है वो किस तरह का होता है। हेलिक्स रोटेशन दो टाइप का होता है, एक तो होता है राइट हैंडेड और एक होता है लेफ्ट हैंडेड। जैसे कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ अगर रोटेशन हो रहा है तो उसको लेफ्ट हैंड कहते हैं और राइट हैंड की तरफ हो रहा है तो राइट हैंडेड कहते हैं। एक होता है जैसे कि क्लॉकवाइज, जैसे कि घड़ी की जो सुई घूमती है वैसे होता है तो वो कौन सा होता है, राइट हैंडेड होता है। और घड़ी की विपरीत दिशा की ओर घूमता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंडेड कहते हैं। तो हम बात करते हैं जैसे कि अगर हम बात करें कि जो डीएनए होते हैं, जो डीएनए का टाइप ए बी सी डी जो सारे होते हैं वो कैसे होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं। पर जो जेड टाइप का डीएनए होता है वो कैसा होता है, लेफ्ट हैंडेड। एक अकेला डीएनए है जो कैसा है, लेफ्ट हैंडेड, वो है जेड और सबसे बड़ा भी है जेड। उसके बाद बात करते हैं कि यूनिट्स कौन से होते हैं। तो ए बी सी डी टाइप के जो डीएनए होते हैं उनकी जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है, मोनोन्यूक्लियोटाइड होती है। जबकि जेड डीएनए की जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है, डाइन्यूक्लियोटाइड होती है। यूनिट का मतलब, इकाई का मतलब क्या है कि जो डीएनए है वो किनसे मिलके बने हुए हैं। ये सारे जो ए बी सी डी जो डीएनए है वो मोनोन्यूक्लियोटाइड से एक श्रृंखला से मिलके बने हुए हैं, जबकि जेड डीएनए जो है डाइन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला से मिलके बने हुआ है। तो इसकी श्रृंखला में इसकी जो सीरीज है, इसका स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सारे डाइन्यूक्लियोटाइड की एक सीरीज देखने को मिलेगी जिनसे ये मिलके बना होगा। तो ये हमें देखने को मिलता है। फिर बात करें नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस या पर नाइट्रोजन पर हेलिक्स। जो नाइट्रोजन, हमें पता है कि ये जो डीएनए होता है इस तरह से कुंडलित होता है और इसका ये अपना एक हेलिक्स होता है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक का एक कुंडलन होता है। इस कुंडलन के अंदर कितने नाइट्रोजन बेस देखने को मिलते हैं उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस पर हेलिक्स। तो अगर मैं बात करूँ जो टाइप ए टाइप डीएनए जो है उसके अंदर 11 नाइट्रोजन बेस देखने को मिलते हैं एक हेलिक्स के अंदर। टाइप बी के अंदर 10 नाइट्रोजन बेस देखने को मिलते हैं एक हेलिक्स के अंदर। टाइप सी के अंदर 9.5 नाइट्रोजन बेस देखने को मिलते हैं एक हेलिक्स के अंदर। और टाइप डी के अंदर 8 नाइट्रोजन बेस देखने को मिलते हैं एक हेलिक्स में। और जेड डीएनए के अंदर 12 नाइट्रोजन बेस देखने को मिलते हैं पर हेलिक्स में। फिर बात करते हैं कि एंगल फ्रॉम एक्सिस, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं एक्सिस हाइट ऑफ नाइट्रोजन बेस कि जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि जो बी टाइप का डीएनए है इसके एक जो राउंड है उसके अंदर कितने 10 डीएनए और 10 नाइट्रोजन बेस शार देखने को मिल रहे, 10 नाइट्रोजन शार देखने को मिल 10 नाइट्रोजन बेस देखने को मिल रहे। अब पर नाइट्रोजन बेस के बीच में कितनी दूरी है, तो वो कितनी होती है, 3.4 होती है। क्योंकि इस पूरे हेलिक्स की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो 10 है तो 10 का हम भाग दे देंगे तो कितने आ जाएंगे, 3.4 एंगस्ट्रॉम पर नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी है। इतनी इनकी हाइट रहती है, इतनी लेंथ में ये एक दूसरे, इतनी दूरी पर एक नाइट्रोजन बेस के बाद दूसरा नाइट्रोजन बेस देखने को मिलेगा। तो इसकी हाइट जो होती है वो बात करते हैं और एक लेंथ की बात करते हैं तो कितनी होती है। तो ए टाइप के डीएनए के अंदर जो हाइट देखने को मिलती है हमें 2.56 एंगस्ट्रॉम देखने को मिलती है और पूरे कुंडलन की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 28.10 एंगस्ट्रॉम होती है। वहीं बी टाइप का जो डीएनए है उसमें 34 एंगस्ट्रॉम जो होती है उसके पूरे कुंडलन की लंबाई होती है और दो नाइट्रोजन बेस की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। उसके बाद अपन टाइप सी की बात करते हैं तो इसके जो लेंथ, जो कुंडलन की लंबाई होती है वो कितनी होती है,
तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है 25 एंगस्ट्रॉम होती है और इसकी जो हाइट होती है 3.32 एंगस्ट्रॉम देखने को मिलती है। अगर हम डी डीएनए की टाइप करें तो ये इसकी जो लेंथ होती है वो 24.24 एंगस्ट्रॉम होती है और इसके बीच की जो हाइट होती है 3.3 एंगस्ट्रॉम होती है। और जेड डीएनए की बात करते हैं तो इसकी जो लेंथ होती है वो 45 एंगस्ट्रॉम होती है और इसके बीच की जो दूरी होती है 3.75 एंगस्ट्रॉम होती है। फिर इनकी कंडीशन की बात करूँ तो ए टाइप का जो डीएनए होता है वो लेस वाटर और मोर सोडियम देखने को मिलता है, मतलब इसके अंदर पानी कम देखने को मिलता है और सोडियम ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं बी टाइप की बात करूँ तो ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो सोडियम की मात्रा होती है वो कम होती है और पानी ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं अगर अपन सी डीएनए की बात करें तो जो सी डीएनए होता है वो स्पेशल इन्वायरमेंट के अंदर देखने को मिलता है और डी डीएनए भी सी डीएनए की तरह स्पेशल इन्वायरमेंट के अंदर देखने को मिलता है। जेड डीएनए जो होता है वो ओनली इन विट्रो कंडीशन में देखने को मिलता है। तो ये कंपेरेटिव टेबल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस कंपेरेटिव टेबल से याद करते हो तो आपको सारे डीएनए की डिटेल्स अच्छे से याद हो जाएगी। अब हम एक एक डीएनए को सेपरेटली पढ़ लेते हैं। बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डीएनए। तो टाइप्स ऑफ डीएनए की बात करें तो डीएनए अपना अस्तित्व 6 प्रतिरूपों में प्रदर्शित करता है। कौन कौन से 6 प्रतिरूप? ए बी सी डी ई और जेड। ठीक है, ए बी सी डी ई और जेड, लास्ट वाला जेड। ये प्रतिरूप ए बी सी डी ई तथा जेड है। इसके अधिकांश प्रतिरूप सिवाय बी तथा जेड नियंत्रित प्रायोगिक अवस्थाओं में उत्पन्न होते हैं। मतलब इसके जितने भी रूप है उनको हम इन विट्रो लैब के अंदर बना सकते हैं, पर बी और जेड जो होता है वो प्राकृतिक रूप से देखने को मिल जाता है। इसके कुछ प्रतिरूप एक दूसरे में रूपांतरणीय होते हैं, मतलब एक प्रतिरूप दूसरे में रूपांतरित हो जाता है। अब बात करते हैं ए डीएनए। यह डीएनए भी दाहिना व्रत कुंडलन वाला होता है। यह डीएनए का निर्जलीकृत रूप है, मतलब जो डीएनए होता है उसके अंदर हम H2O मिला दे तो क्या बन जाएगा? ए टाइप का डीएनए मिल जाएगा। इसका निर्माण वातावरण में पानी की कमी तथा सोडियम की अधिकता के कारण होता है। अगर पानी कम है बाहर और सोडियम बहुत ज़्यादा है तो ऐसे डीएनए का फॉर्मेशन हो जाए, क्योंकि ये जो डीएनए है इसको पानी की नीड होती है। इसके एक कुंडलन में 11 क्षार युग्मक पाए जाते हैं तथा इसका व्यास 22 एंगस्ट्रॉम होता है। जो कि अभी टेबल में पढ़ के आए कि इसका जो एक कुंडलन होता है उसमें 11 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं और इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 22 एंगस्ट्रॉम होता है। एक कुंडलन की लंबाई लगभग 28.10 एंगस्ट्रॉम होती है। क्षार युग्मकों का अक्ष से झुकाव 20.2 एंगस्ट्रॉम व प्रत्येक युग्म की अक्षीय ऊंचाई 9.56 एंगस्ट्रॉम होती है। अब बात करते हैं बी डीएनए की। डीएनए का यह प्रतिरूप सभी जीवों में सामान्य अवस्था में पाया जाता है। मतलब नॉर्मल अगर अपन डीएनए की बात करें, जैसे कि हमने ह्यूमन के अंदर की बात करें तो मनुष्य के अंदर भी कौन सा डीएनए देखने को मिलता है? तो बी टाइप का डीएनए देखने को मिलता है ना। वाटसन एंड क्रिक ने जो अपना डबल हेलिक्स मॉडल दिया था उसमें भी कौन सा डीएनए पाया जाता है? वो भी हमारा बी टाइप का डीएनए पाया जाता है। इसका निर्माण वातावरण में सोडियम की कमी व पानी की अधिकता के कारण होता है। अगर वातावरण में सोडियम कम है और पानी ज्यादा है तो इस डीएनए का निर्माण होता है, इसकी कंडीशन है। इसके एक कुंडलन में 10 क्षार युग्मक पाए जाते हैं और इसका व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बी टाइप का, क्योंकि हमें डीएनए के बारे में पूछा जाएगा और बी टाइप का डीएनए जो सामान्य रूप से मिलता है उसी के बारे में लिखना होता है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है कि जो बी टाइप का डीएनए होता है इसका जो एक कुंडलन होता है यहाँ से यहाँ तक का जो इसका हेलिक्स है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कुंडलन, इस कुंडलन की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है और इसके अंदर 10 नाइट्रोजन बेस देखने को मिलते हैं और पर नाइट्रोजन बेस के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है और फिर यहाँ से लगाकर यहाँ तक इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ये हमें देखने को मिलता है। इसके एक कुंडलन में 10 क्षार युग्म पाए जाते हैं, इसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। यह डीएनए भी दाहिनाव्रत कुंडलन वाला होता है। ये सारे के सारे कौन से? राइट हैंडेड है ना, राइट हैंडेड डीएनए है। सारे के सारे कौन से? राइट हैंडेड। लेफ्ट हैंडेड कौन सा है? अकेला जेड वाला। प्रत्येक क्षार युग्म का अक्ष से झुकाव 6.3 होता है व
प्रत्येक युग्मक की अक्षीय ऊंचाई 3.4 एंगस्ट्रोम होती है। CDNA तथा EDNA, ये दोनों ही क्या देखने को मिलते हैं, स्पेशल जो एनवायरनमेंट होता है वहां पे देखने को मिलते हैं। ये भी कैसे होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं। और इस डीएनए का जो व्यास होता है BDNA से कम होता है 19 एंगस्ट्रोम, एक का 19.5 होता है और एक का 19 एंगस्ट्रोम होता है। इसमें जो कुंडलन क्षार युग्मक होते हैं वो भी 9.5 के आसपास देखने को मिलते हैं और इसकी जो ऊंचाई होती है 3.32 एंगस्ट्रोम देखने को मिलती है और झुकाव का जो कोण होता है 7.8 एंगस्ट्रोम देखने को मिलता है। CDNA तथा EDNA, ये दोनों डीएनए दाहिनावृत्त प्रकार के, राइट हैंडेड प्रकार के होते हैं। इनका निर्माण विशिष्ट वातावरणीय परिस्थितियों में होता है। इसका मतलब स्पेशल कंडीशन में देखने को मिलता है, स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशन में देखने को मिलता है। इस डीएनए का व्यास डायमीटर जो होता है वो 90 एंगस्ट्रोम होता है, 90 एंगस्ट्रोम होता है। इनके एक कुंडलन में 9.5 क्षार युग्म पाए जाते हैं। क्षार युग्मों का मुख्य अक्ष से झुकाव 7.8 डिग्री होता है। वह प्रत्येक युग्म की ऊंचाई 3.32 एंगस्ट्रोम होती है। फिर बात करते हैं डीडीएनए की। डीडीएनए की बात करते हैं तो डीडीएनए जो होता है ये भी कैसा होता है, राइट हैंडेड होता है। और अगर हम बात करें कि ये जो पूरा एक इसका पर हेलिक्स है ना, इस पर हेलिक्स के अंदर अगर अपन बात करें कि ये जो डीएनए होता है इसके अंदर कितने नाइट्रोजन बेस देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर केवल 8 नाइट्रोजन बेस देखने को मिलते हैं। और प्रत्येक नाइट्रोजन बेस की अगर बीच की दूरी पूछी जाए तो कितनी होती है, 3.03 एंगस्ट्रोम देखने को मिलती है। फिर अगर हम बात करें कि इसकी जो पूरे हेलिक्स की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो 24.24 एंगस्ट्रोम देखने को मिलती है। और यहाँ से लगाकर यहाँ तक इसकी जो चौड़ाई होती है वो चौड़ाई कितनी होती है, तो इस डीएनए की यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो चौड़ाई होती है 19.5 एंगस्ट्रोम देखने को मिलती है। तो ये हमें देखने को मिलता है डीडीएनए। डीडीएनए, यह डीएनए भी दाहिनावृत्त प्रकार का होता है। इसके एक कुंडलन में 8 क्षार युग्म पाया जाता है। क्षार युग्मों के अक्ष से झुकाव जो होता है 16.7 एंगस्ट्रोम होता है, 16.7 डिग्री का होता है। वह प्रत्येक युग्म की अक्षीय ऊंचाई 3.03 एंगस्ट्रोम होती है। अब बात करते हैं अपन जेड डीएनए की। जो जेड डीएनए होता है वो कैसा होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है ना, लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो BDNA पूछा जाता है या फिर जेड डीएनए पूछा जाता है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं, डायग्राम के थ्रू बताते हैं कि ये जो डीएनए होता है इसका ये हेलिक्स है और इस हेलिक्स के अंदर इसकी लंबाई पूछी जाए हेलिक्स की तो कितनी होगी, 45 एंगस्ट्रोम देखने को मिलती है, 45 एंगस्ट्रोम देखने को मिलती है। इसके अंदर क्षार युग्म जो होते हैं, नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। और इस जो जे टाइप का जो डीएनए होता है इसकी जो अगर अपन व्यास की बात करते हैं तो कितनी होती है, 18.5 एंगस्ट्रोम देखने को मिलता है। और ये अक्ष से कितना झुका हुआ था, कितनी डिग्री पे झुका होता है, तो ये 60 डिग्री पे झुका होता है, 60 डिग्री पर झुकाव देखने को मिलता है। लेफ्ट हैंडेड डीएनए है और इसका व्यास जो है कितना, 18.5 एंगस्ट्रोम है, 12 क्षार युग्म पाए जाते हैं और 45 जो है इसकी हाइट है देखने को मिलती है। और अगर हमें 2 क्षार युग्मकों के बीच की दूरी निकालनी हो इसमें, तो कैसे निकालेंगे, जो 45 है इसके बटेवे में हमें क्या लिखना है, 12 लिखना है, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 बार भाग जाएगा, 36 आएंगे, 3 बार भाग जाएगा तो कितने आएंगे, 36 आएंगे। और फिर कितना बचेगा, तो 9 बचेंगे। तो फिर भाग टूटी क्या लगेगी, सिपल लगेगी। और फिर अपन देखते हैं कि 90 बन जाएंगे, तो 12 का भाग 90 में कितनी बार जाएगा, 8 बार भाग जाएगा। तो कितनी हो जाएगी, बेस पेयर के बीच की दूरी 3.08 एंगस्ट्रोम देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं जेड डीएनए। यह डीएनए का वामावृत रूप है। इसका व्यास 18.5 एंगस्ट्रोम होता है। इसके एक कुंडलन में 12 क्षार युग्मक पाए जाते हैं, 12 क्षार युग्मक पाए जाते हैं। एक कुंडलन की लंबाई 45 एंगस्ट्रोम होती है। क्षार युग्मकों का मुख्य अक्ष से झुकाव 60 डिग्री तक होता है।
फिर बात करें इसकी जो खोज है वो किसने की थी, तो इस डीएनए की खोज रिच ने की थी। रिच नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रिच डीएनए बनाया जो बड़ा भी है सबसे, लेफ्ट हैंडेड भी है, और सारे डीएनए से इसका जो प्रॉपर्टीज है वो उल्टी देखने को मिलेगी। तो ऐसे हम रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। इस डीएनए में केवल एक ही खांच पाई जाती है, केवल एक खांच पाई जाती है। इस डीएनए का निर्माण उसी समय होता है जब प्यूरिन तथा पेरिमिडिन क्षार एकांतरित कण में उपस्थित हो। इसका मतलब क्या है कि इस डीएनए का निर्माण कब होगा, जब हमें पता है कि एजी क्या है, प्यूरिन है, और पेरिमिडिन में कौन से आते हैं, सीटी आते हैं। मतलब एडेनिन और ग्वानिन जो होते हैं वो क्या है, प्यूरिन है, और साइटोसिन और थाइमिन जो है वो क्या है, पिरिमिडिन है। अब एक बार क्या है, ए आ जाए श्रृंखला में, एडेनिन आ जाए और उसका बॉन्ड किससे बन जाए, थाइमिन से। फिर साइटोसिन ग्वानिसिन आ जाए और उसका बॉन्ड किससे बन जाए, साइटोसिन से। फिर थाइमिन आ जाए और उसका बॉन्ड किससे बन जाए, एडेनिन से। और फिर साइटोसिन आ जाए और उसका बॉन्ड किससे बन जाए, ग्वानिन से बन जाए। तो इस तरह से देखो, एक बार प्यूरिन, एक बार पेरिमिडिन। अरे एक सेकेंड, एक सेकेंड, अब वापस बनाते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये अपने पास दो चार युग्मक है, डीएनए के जो है ना, क्या कहते हैं, सूत्र है, स्ट्रैंड है। अब इसके अंदर देखो, यहाँ पर एक बार ए आ जाए और फिर यहाँ पर क्या आ जाए, सी आ जाए, फिर यहाँ पर क्या आ जाए, जी आ जाए, और फिर यहाँ पर क्या आ जाए, टी आ जाए। तो इस तरह से एकांतर करेंगे, यहाँ पे टी आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, फिर इधर सी आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही बच्चों में अपने को देखने को मिला। एक बार तो क्या आ रहा है, प्यूरिन आ रहा है, फिर पिरिमिडिन आ रहा है, फिर प्यूरिन आ रहा है, फिर पिरिमिडिन आ रहा है। पहले कौन सा आ रहा है, पिरिमिडिन आ रहा है, फिर प्यूरिन आ रहा है, फिर पिरिमिडिन आ रहा है, फिर प्यूरिन आ रहा है। तो इस तरह से अगर एकांतर क्रम में हमें सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, तो इसी टाइम पर किसका फॉर्मेशन होता है, जेड डीएनए का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या है, जेड डीएनए के अंदर एकांतरण क्रम में प्यूरिन और पिरिमिडिन देखने को मिलेंगे। अगर हमें पहचानना है कि जेड डीएनए कौन सा है, तो सीक्वेंस में हमें इजीली पता चल जाएगा कि एक बार प्यूरिन और एक बार पिरिमिडिन देखने को मिलेगा। डीएनए का जेड प्रतिरूप उच्च लवण सांद्रता या विशिष्ट धरायनों की उपस्थिति में अधिक अस्थायीकृत होता है। ये वैसे तो अस्थायी होता है, पर जब अगर लवण की मात्रा बहुत ज्यादा हो, सॉल्ट की सांद्रता कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, तब, और जब बहुत ज्यादा धनायन जो होते हैं प्रेजेंट हो, पॉजिटिव आयंस अगर प्रेजेंट होते हैं, तो उस टाइम पर ये बहुत ज्यादा स्थायी हो जाता है, अधिक स्थायी रूप में देखने को मिल जाता है। डी मिथाइलीकरण के कारण डीएनए से बंधित नियामक प्रोटीन स्वतंत्र हो जाते हैं, व जीन सक्रिय हो जाती है। अगर हम क्या कर ले कि जो डीएनए है और उसके अंदर जो शुगर मॉलिक्यूल है, उस शुगर मॉलिक्यूल के ऊपर जो CH3 बॉन्ड है उसको हम हटा दें, तो उसके हटाने से क्या होता है, प्रोटीन जो होती है वो स्वतंत्र हो जाती है, और जीन जो होती है वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। इस प्रकार जेड डीएनए नियामक कार्यों को संपन्न करता है। इस तरह से जेड जो डीएनए होता है वो क्या करता है, नियामक कार्यों को संपन्न करता है। जो रेगुलेटरी जो फंक्शन होते हैं उनको क्या करता है, कंप्लीट करने का काम कौन करता है, जेड डीएनए करता है। इसकी खोज रिच ने की थी, इसलिए एक रिच डीएनए है, और रिच कार्य भी देखने को हमें मिलते हैं। अब बात करते हैं कि डीएनए का जैविक महत्व, बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ डीएनए। हमें डीएनए क्यों जरूरी है, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल जो है ना, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, डीएनए, बहुत ज्यादा। क्योंकि ये डीएनए है वो क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं को स्थानांतरित कर रहा है, स्थानांतरित हो रहा है, आनुवंशिकता को बनाए रख रहा है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम भी किए जाते हैं। कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूक्लिक अम्लों में डीएनए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जैविक पदार्थ है। इसके द्वारा संपादित महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार है। कौन कौन से काम है, देखिए। ये क्या करता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, आनुवंशिक सूचना जो होती है उनको पहुंचाने का काम करना। आनुवंशिक सूचना जो स्थानांतरित है, वो जो सूचनाएं है वो किसके अंदर निहित रहती है, तो वो डीएनए के अंदर निहित रहती है। कैसे, कि जैसे कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हमारे पास ये डीएनए। ये जो डीएनए है इसके अंदर क्या होता है, जो सूचना है वो क्या रहती है, यहाँ पर संग्रहित रहती है। जब भी इस सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना होता है, तो इसको कोडन के रूप में भेजा जाता है, जिसे जिसे जिन कोडनों को आरएनए पढ़ता है और उसको उस सूचना को ट्रांसफर कर देता है, और इससे क्या हो जाता है, एक सूचना दूसरे सूचना में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से हमें पता चलता है
जो सूचनाएं होती हैं, जो भी आनुवंशिक मटेरियल होता है वो कहाँ पहुंचता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। फिर ये जो डीएनए होता है इसके अंदर प्रोटीन बनाने के लिए जो सूचनाएं होती हैं वो भी निहित होती है। तो ये क्या करता है, अपने जो प्रोटीन बनाने वाली जो संरचना है, जो सूचना है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको एक कोड के रूप में रखता है और इस कोड को वापस किसको देता है, आरएनए को देता है। और आरएनए जो होता है, मैसेंजर आरएनए जो होता है, वो इस सूचना को लेके जाता है। टीआरएनए होता है वो ट्रांसफर करता है और आरआरएनए जो होता है वो क्या कर लेता है, प्रोटीन का संश्लेषण कर लेता है। इस प्रकार प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। अगर हमारी कोशिका के अंदर कोई भी क्रिया हो रही है, जैसे कि सेल है और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए जो होता है वो मेनली क्या होता है, कंट्रोलिंग यूनिट होता है। हम कहते हैं ना, कोशिका का जो कंट्रोलिंग यूनिट, हम कहते हैं कि जो कोशिका है उसकी कंट्रोलिंग यूनिट कौन सी होती है, न्यूक्लियस होती है। कौन सी होती, न्यूक्लियस होती है। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, सब कोशिका के जितने भी उपापचय, रासायनिक, मेटाबॉलिक जितने भी काम हो रहे उन सबका नियंत्रण कौन करता है, केंद्र करता है। पर केंद्र कैसे करता है, क्योंकि उसके पास क्या है, डीएनए, और डीएनए के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जिससे कि वो नियमन कर सके। फिर बात करते हैं जो डीएनए होता है, हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा होगा, सेंट्रल डोग्मा। और उसके अंदर हमें पता है कि जो डीएनए होता है वो जो होता है वो खुद रेप्लिकेशन कर सकता है। पर रेप्लिकेशन के द्वारा क्या बना सकता है, अपनी ही कॉपी बना सकता है, अपनी ही कॉपी बना सकता है। मतलब डीएनए से डीएनए बन सकता है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं, प्रतिकृतिकरण कहते हैं। और ये जो होता है अपनी फोटोकॉपी बना लेता है, उसी को डीएनए की फोटोकॉपी का निर्माण होना है, उसी हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। तो डीएनए अपने रेप्लिकेशन कर सकता है, अपना द्विगुणन कर सकता है, डुप्लीकेशन कर सकता है। बट जो डीएनए होता है तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी हुई। इसके अलावा डीएनए क्या कर सकता है, डीएनए के से आरएनए का निर्माण हो सकता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। और डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ये भी अगेन किसमें बता रखा है, सेंट्रल डोग्मा के अंदर बता रखा है। फिर अगर अपन बात करते हैं जो डीएनए और क्या कर सकता है, तो डीएनए जो होता है एक स्थायी मॉलिक्यूल है ना, एक परमानेंट है। और परमानेंट होने की वजह से क्या होता है, स्थायी ये परमानेंट मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो होता है डीएनए के अंदर हमें कभी भी उत्परिवर्तन, म्यूटेशन देखने को नहीं मिलेगा। ना तो म्यूटेशन देखने को मिलता है और ना ही डीएनए की जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर कोई भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सेम रहता है इसका कंपोजिशन, क्योंकि ये किस तरह का है, एक स्थायी प्रकार का होता है। नॉर्मली कैसा रहता है, स्थायी रहता है ऐसे। चलिए नोट्स में पढ़ते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए में निहित होती है। डीएनए आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचनाओं के स्रोत का कार्य करता है। डीएनए कोशिका में होने वाली सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं का नियमन व नियंत्रण करता है। डीएनए से स्वयं द्विगुणन, सेल्फ डुप्लीकेशन की क्षमता पाई जाती है। डीएनए से आरएनए का निर्माण अनुलेखन द्वारा होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा होता है। और डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए पर्याप्त रूप से स्थायी होता है, इस कारण इसमें उत्परिवर्तन एवं आनुवंशिक परिवर्तन की संभावना न्यूनतम होती है, बहुत कम होती है। आनुवंशिक जो परिवर्तन होते हैं उनकी संभावना और म्यूटेशन होने की संभावना बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है, लेस संभावना देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्थायी रूप में देखने को मिलता है। ये सेल्फ डुप्लीकेशन कर सकता है, मतलब रेप्लिकेशन कर सकता है, और डीएनए से आरएनए बन सकता है, ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाएं ले जा सकता है। क्योंकि इसके पास क्या होता है, जो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक सूचनाएं जाएगी वो डीएनए के अंदर निहित रहती है, इसी के अंदर पाई जाती है। डीएनए जो होता है आनुवंशिक की यूनिट होती है, जेनेटिक की यूनिट होती है। और डीएनए से ही जो जो कोशिका के अंदर कंट्रोल देखने को मिलता है वो डीएनए से होता है। इसका मतलब शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, उपापचय क्रियाएं हो चाहे कोई भी हो, उसका नियंत्रण जो होता है वो किसके हाथ में आ जाता है, डीएनए के हाथ में आ जाता है, सेल बॉडी के अंदर। जैसे कि हमारे दिमाग में हम, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर हमारा दिमाग है और दिमाग के पास वो सारी पावर है कि अपनी पूरी बॉडी को कैसे भी करके रेगुलेट करे। ये जो हमारा ब्रेन है, और इस ब्रेन के अंदर वो पूरी पावर है कि वो अपनी पूरी बॉडी को रेगुलेट करे। वैसे ही डीएनए इस सेल के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, और इस डीएनए के पास पूरी पावर है कि इस पूरी सेल को क्या कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। चैनल को अगर चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप चैनल पर नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।